हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोविंद कुमार आप सभी का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक संक्रियाएं, एक बार फिर से हम प्रारंभिक संक्रियाओं को पुनः देख लेते हैं। प्रारंभिक संक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, हमने पढ़ चुका है। तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं भी होती है और प्रारंभिक स्तंभ के लिए भी संक्रियाएं होती है। अर्थात ये जो प्रारंभिक संक्रियाएं होती है वे पंक्ति के लिए भी लागू होती है और स्तंभों के लिए भी लागू होती है। तो पहला हम इसमें संक्रिया पढ़े थे, पहला संक्रिया था परस्पर विनिमय। अर्थात दो पंक्तियों या फिर दो स्तंभ आपस में क्या हो सकते हैं, परस्पर बदल सकते हैं। तो पहला कौन सा था, इंटरचेंज वाला संक्रिया, अर्थात पंक्तियों अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय, पहला संक्रिया था। दूसरा संक्रिया था किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का शून्योत्तर अचर राशि से गुणा। यहाँ शून्योत्तर से मतलब क्या है कि के यहाँ क्या है, एक शून्योत्तर अवयव है। शून्योत्तर मान अर्थात एक ऐसा मान जिसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता। 0 छोड़ करके कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या हो सकता है, चाहे 1 2 3 4 या -1 2 3 4, ठीक है। और तीसरा हमने संक्रिया देखा था किसी पंक्ति या फिर किसी स्तंभ का, किसी अन्य पंक्ति या फिर स्तंभ का शून्योत्तर अवयव से गुणा करके संगत अवयव को जोड़ना। तो इस प्रकार से हमने तीनों संक्रियाओं के बारे में पहले भी पढ़ चुका है। आज हम इन्हीं संक्रियाओं का यूज़ करके किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि जब भी हम आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो या हम प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं का यूज़ करेंगे या फिर प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाओं का यूज़ करेंगे। ओके, अगर पंक्ति संक्रिया का यूज़ करते हैं हम तो बीच में स्तंभ संक्रिया को यूज़ नहीं कर सकते। और उसी प्रकार से यदि हम सवाल को सॉल्व करने के लिए स्तंभ संक्रियाओं का यूज़ करते हैं तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आगे हम देखते हैं, मान लीजिए ए बी और एक्स क्या है, एक आव्यूह है और तीनों के कोटि जो है, और तीनों की कोटि क्या है, एक समान है। क्या मान लिया हमने कि आव्यूह ए, आव्यूह बी और आव्यूह एक्स समान कोटि के आव्यूह है। और वो इस प्रकार के हैं कि x = a b, समझ गए ना, वो किस प्रकार से के हैं। आव्यूह a b और x जो कि समान कोटि के आव्यूह हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि x = किसके इक्वल है, a b के। अर्थात आव्यूह a और b का गुणनफल किसके बराबर है, x के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम आव्यूह समीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आव्यूह समीकरण, ठीक है। तो आव्यूह समीकरण में जब हम पंक्ति, 2 प्रकार की प्रारंभिक संक्रिया पढ़े हैं ना हम, हालांकि 3 प्रकार की पढ़े हैं और वो पंक्ति और स्तंभ के लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो पंक्ति के लिए, ठीक है, जब हम किसी आव्यूह समीकरण में प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का यूज़, तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, इसमें ध्यान दोगे, ठीक है। जब हम इस पर कोई आव्यूह समीकरण रहता है और इस पर हम प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यह संक्रिया किस आव्यूह पर लागू होगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड x पर तो लागू होगा,
साथ ही साथ राइट हैंड साइड पर केवल अवयव ए पर ही लागू होगा, केवल अवयव ए पर लागू होगा। उसी प्रकार जब हम प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया का यूज़ करते हैं, जब हम प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया का यूज़ करते हैं तब वह x पर तो लागू होता ही है, लेकिन राइट हैंड साइड तरफ केवल अवयव b पर लागू होगा, a पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप सवाल बनाते समय ध्यान देंगे। अब हम देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ कोई एक अवयव a है जिसका वैल्यू 0 1 2 1 2 3 3 1 1 है। ठीक है, यहाँ एक अवयव है। अब हमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, तो व्युत्क्रम ज्ञात करते समय एक चीज़ आप ये ध्यान देंगे, जो अवयव का क्या होता है, मुख्य विकर्ण होता है। अवयव का जो क्या होता है, मुख्य विकर्ण होता है। तो मुख्य विकर्ण का जो पहला अवयव है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले किस में बदलने का प्रयास करेंगे, एक। मुख्य विकर्ण में क्या लाने का कोशिश करेंगे, पहले एक। ठीक है ना, तो मुख्य विकर्ण का जो पहला अवयव है उसको एक में बदलने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही यहाँ एक आ जाता है तो मुख्य विकर्ण के नीचे जो दो अवयव हैं, यहाँ दो अवयव है ना, तो मुख्य विकर्ण के जो नीचे जो अवयव है, जैसे ही मुख्य विकर्ण के पहला मान में यदि ऊपर वाले मान में यदि एक आ जाता है तो उसके नीचे वाले मान को हम 0 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये पहला मान 1 आ जाएगा और ये नीचे के दो मान 0 आ जाएंगे। फिर जस्ट उसके बाद हम क्या करने की कोशिश करते हैं, जो मुख्य विकर्ण का दूसरा अवयव होता है तो दूसरे अवयव को 1 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर जैसे यहाँ 1 आ जाता है तो उसके नीचे वाले अवयव को 0 कर देते हैं। और उसी प्रकार से लास्ट जो मुख्य विकर्ण का जो लास्ट, उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते बढ़ते जो मुख्य विकर्ण का लास्ट अवयव रहेगा उसको 1 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही 1 आ जाएंगे तीनों में, तो फिर इन तीनों पंक्तियों का यूज़ करके ऊपर के मान को हम क्या किस में बदल देते हैं, 0 में। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इकाई अवयव। और किसी भी अवयव का व्युत्क्रम फिर हमें ज्ञात हो जाता है। चलिए हम सवाल बना करके इसे समझते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एक सवाल, हमें क्वेश्चन में दिया है कि अवयव, जिसके अवयव क्या है 2 1 1 1, एक अवयव है, उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को हम सॉल्व करते समय सबसे पहले दिए गए अवयव को, यदि हमें यहाँ कोई अवयव का मान नहीं दिया कि अवयव a इक्वल टू b इक्वल टू ऐसा नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम इस अवयव को a मान लेते हैं। माना कि a इक्वल टू 2 1 1 1। अब अवयव a का क्या ज्ञात करना है, हमें इनवर्स ज्ञात करना है, अर्थात a इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, बट आगे सवाल को हल करने से पहले हम एक बार और जान लेते हैं कि I एक क्या होता है, इकाई अवयव। और इकाई अवयव का किसी भी दिए गए अवयव के साथ गुणा करने से उसके मान में कोई भी अंतर नहीं आता। ये हम अवयव के गुणधर्म में पढ़ चुके हैं कि I यहाँ क्या है, एक इकाई अवयव। और इकाई अवयव में क्या होता है, किसी भी अवयव के साथ गुणा करने पर उसके मान में कोई भी अंतर नहीं आता। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ ये ध्यान देंगे कि a बराबर हम IA भी लिख सकते हैं और a बराबर a इंटू I भी लिख सकते हैं, लेकिन हम a इक्वल टू IA किस स्थिति में लिखेंगे और a इक्वल टू AI ये किस स्थिति में लिखेंगे या किस कंडीशन में लिखेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखते हैं a इक्वल टू IA, इसे कब लिखेंगे हम सवाल को सॉल्व करते समय। a इक्वल टू IA कब लिखेंगे, जब हमें
पंक्ति संक्रिया का यूज़ करके सवाल को हल करना हो। ठीक है। और उसी प्रकार a इक्वल टू ए आई, इस समीकरण का यूज़ कब करेंगे? जब हम सवाल को सॉल्व करते समय प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाओं का यूज़ करें तब। ठीक है ना। तो याद रखोगे, अगर हमें पंक्ति के संक्रियाओं का यूज़ करके अगर सवाल को हल करना है तो हम a इक्वल टू आई ए का यूज़ करेंगे, और स्तंभ संक्रियाओं के द्वारा अगर सवाल को हल करना है प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया के द्वारा, तब हम क्या लिखेंगे? a इक्वल टू ए आई। आइए अब हम सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम मान लीजिए इस सवाल को हम पंक्ति संक्रिया का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया का यूज़ करके बनाते हैं। तो हम इस स्थिति में क्या लिखेंगे आगे? चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? a इक्वल टू आई ए। ठीक है, इसलिए अब यहाँ अवयव का मान रख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अवयव a का मान रखेंगे। a का मान कितना दिया हमें? 2 1 1 1 इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड तरफ हमें a का मान को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल किसका मान लिखेंगे? i का मान। तो i का मान क्या है? क्या होगा? 1 0 0 1 इंटू a। ठीक है। अब मैं आपको बताया था कि जब हम किसी भी अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो उस अवयव को, यहाँ हम a का वैल्यू लिखे ना, तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड तरफ दिए गए अवयव को किस में बदलने की कोशिश करेंगे? इकाई अवयव में। और इकाई अवयव हम जानते हैं इस रूप का है, ये भी एक इकाई अवयव है ना। तो हम दिए गए अवयव a को, इस अवयव को किस में बदलेंगे? इकाई अवयव के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इकाई अवयव के रूप में बदलने के लिए हमें यहाँ मुख्य विकर्ण के पहले अवयव को किस में बदलना पड़ेगा? 1 में। तो 1 में बदलने के लिए हम किस संक्रिया का यूज़ कर सकते हैं? हम इंटरचेंज वाला संक्रिया, पहले संक्रिया का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पहले संक्रिया का यूज़ करेंगे कि प्रारंभिक संक्रिया R1 इंटरचेंज R2 के उपयोग, या फिर प्रयोग भी लिख सकते हैं, उपयोग से। ठीक है। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? R1 R2 की जगह में चल देगा और R2 R1 की जगह में। इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा? 1 1 2 1। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जब हम पंक्ति संक्रिया लगाते हैं तो राइट हैंड साइड तरफ पंक्ति संक्रिया यूज़ कर रहे हैं तो केवल आई पर ही पंक्ति संक्रिया लागू होगा। ठीक है ना। और लेफ्ट साइड तो होगा ही। तो यहाँ हम इकाई अवयव पर भी पंक्ति संक्रिया लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी पहला पंक्ति जो है दूसरे पंक्ति में बदल जाएगा और दूसरा पंक्ति पहले पंक्ति में। तो दूसरे पंक्ति पहले पंक्ति के स्थान पर आ गया और पहला पंक्ति दूसरे पंक्ति के स्थान पर। तो पहला संक्रिया समझ में। अब जैसे यहाँ 1 आ जाता है तो मैंने बताया था ना, जैसे ही मुख्य विकर्ण का पहला अवयव 1 हो जाएगा तो नीचे के अवयव को फिर किस में बदलने की कोशिश करेंगे? हम क्या लाने की कोशिश करेंगे? नीचे के अवयव को 0 में बदलने की कोशिश करेंगे। तो 0 में बदलने के लिए हमें कौन सा संक्रिया का यूज़ करना पड़ेगा? संक्रिया R2 में चेंज। क्या चेंज करेंगे? R2 में से माइनस करेंगे 2 इंटू R1, मतलब R1 के संगत अवयव में 2 का गुणा करके किसके? R2 के संगत अवयव से घटा देंगे। तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? पहले पंक्ति में हम चेंज किए हैं क्या अवयव? नहीं। पहले पंक्ति में कोई भी संक्रिया लगाए क्या? नहीं। तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। दूसरे पंक्ति के लिए संक्रिया लगाए हैं तो दूसरे पंक्ति में क्या चेंज हो जाएगा? 2। R2 में चेंज क्या कर रहे हैं? R2 में चेंज R2 के संगत अवयव के साथ किसको घटा रहे हैं? R1 के अवयव में शून्योत्तर अवयव 2 का मल्टीप्लाई करके R2 से घटा रहे हैं। तो हम R1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 के साथ घट जाएगा तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। फिर यहाँ भी 1 माइनस और यहाँ 2 इंटू 1 2 हो जाएगा तो 1 माइनस 2 माइनस
1 आ जाएगा। अब यही संक्रिया हम दाएं तरफ भी लगाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पहला पंक्ति वैसे का वैसे ही रहेगा और दूसरे पंक्ति में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 0 मतलब 1 और 0 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू -2 आ जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ 1 आ गया और 1 के नीचे में 0 भी आ गया। अब मुख्य विकर्ण का दूसरा अवयव क्या हो जाता है, ये है। अब हम मुख्य विकर्ण के दूसरे अवयव में भी क्या लाना है, यहाँ 1 लाना है, लेकिन यहाँ 1 तो है, लेकिन कौन सा साइन है, माइनस साइन है। तो इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए हम किस संक्रिया का यूज़ कर सकते हैं, R2 में चेंज, -1 इंटू, सॉरी फिर से लिख देता हूँ, R2 में चेंज -1 इंटू R2, अर्थात हम दूसरे पंक्ति में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का। तो 1 इंटू 1 यहीं रहेगा। अब 0 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, -1 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो +1 इक्वल टू, अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी सेम वैसे ही होगा। दूसरे पंक्ति में किसका -1 का गुणा करेंगे तो पहला पंक्ति वैसे ही रहेगा, और दूसरे पंक्ति में -1 का गुणा करेंगे तो -1 और यहाँ +2। अब किस संक्रिया का यूज़ करेंगे हम, अब जैसे यहाँ 1 आ गया, अब जैसे ही हमें मुख्य विकर्ण में 1 मिल जाते हैं और मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव अगर 0 हो जाते हैं तो ऊपर के मान को 0 करेंगे। तो ऊपर में कौन सा मान है, यहाँ है पहले पंक्ति में, यहाँ ऊपर में 1 है, तो इसको 0 करने के लिए हम कौन सा संक्रिया यूज़ करेंगे, R1 में चेंज। क्या चेंज करेंगे, R1 से किसको माइनस करके देंगे, R2 को। तो 1 माइनस 0 1 आएगा, फिर 1 माइनस 1 0। हम R2 में चेंज किए गए नहीं, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब वही संक्रिया हम राइट हैंड साइड तरफ भी यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस नहीं 0 माइनस -1, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, +1, और ये 1 माइनस 2 -1, यहाँ -1 वैसे ही रहेगा, और ये 2, ठीक है, ये प्लस है ना, +1 है ये, इंटू A। इस प्रकार से अब देखो ये इकाई अवयव है, इकाई अवयव को हम किससे डिनोट करते हैं, I से, और I से किसी भी अवयव को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई भी अंतर नहीं आता, इसलिए हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, A इनवर्स, क्योंकि A को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा, A इनवर्स इक्वल टू, क्या आ गया आंसर हमारे पास, 1 -1 -1 2। तो ये क्या है हमारा आंसर। इस प्रकार से हम प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया का यूज़ करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसी सवाल को स्तंभ संक्रिया का यूज़ करके हल करके देखते हैं। अब हमें इसी सवाल को वापस स्तंभ संक्रिया का यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो जब हम स्तंभ संक्रिया का यूज़ करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, A इक्वल टू AI, मैंने पहले भी बता चुका है, ठीक है। इसलिए अब इसका मान रखेंगे, A का मान कितना दिया था, 2 1 1 1 इक्वल टू A, वैसे ही रहेगा, I का वैल्यू 1 0 0 1। देखिए हम यहाँ किस संक्रिया का यूज़ करने वाले हैं, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया, ठीक है। तो स्तंभ संक्रिया में विकर्ण के पहले अवयव के मान तो 1 करते ही हैं, लेकिन जब विकर्ण संक्रिया यूज़ करते हैं तो जैसे यहाँ 1 आ जाता है तो उसके नीचे के मान को 0 में नहीं बदलते, उसके दाएं साइड वाले मान को, समझ गए ना, उसके दाएं वाले मान को 0 में बदलते हैं। दाएं साइड जितने भी मान दिए हैं 0 में बदलेंगे, और जैसे ही वे 0 में बदल जाएंगे फिर उसके बाद मुख्य विकर्ण के दूसरे मान को हम 1 में बदलते हैं, ठीक है। फिर उसी प्रकार से उसके दाएं में भी अगर कोई अवयव है तो उसको 0 करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर उसके बाद वैसे ही मुख्य विकर्ण के सभी मान को 1 में बदलते हैं। फिर जैसे ही ऊपर के सभी मान 0 में बदल जाते हैं तो उसके बाद हम
स्तंभों का यूज़ करके, स्तंभ संक्रिया का यूज़ करके नीचे के मान को भी 0 में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें मुख्य विकर्ण के पहले मान को किस में बदलना पड़ेगा, यहाँ 1 लाना पड़ेगा। तो 1 कैसे आएगा, हम प्रारंभिक संक्रिया किसका यूज़ करेंगे, वही C1 इंटरचेंज C2, इस संक्रिया का यूज़ करके हम सबसे पहले यहाँ 1 ला सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ कॉलम 2 कॉलम 1 की जगह में आ जाएगा, और कॉलम 1 जो है, स्तंभ 1 जो है, इस पहला स्तंभ वो दूसरे स्तंभ की जगह में आ जाएगा, दूसरा स्तंभ पहले स्तंभ की जगह में। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, 1 1 2 1। ठीक है, अब ए वैसे ही रहेगा। अब वही संक्रिया हमें दाएं साइड भी लगाना है, राइट हैंड साइड तरफ। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 1 पहले आ जाएगा, 1 0 बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 आ गया। मैं बोला ना कि स्तंभ संक्रिया लगाते हैं तो फिर यहाँ जैसे ही पहला मान 1 आ गया तो उसके दाएं मान को 0 में बदलेंगे। ठीक है, तब इस स्थिति में क्या होगा, किस संक्रिया का यूज़ करेंगे हम, C2 में चेंज, C2 -2 इंटू C1। तो देखो यहाँ C2 के जो अवयव हैं वो C1 के साथ घट जाएंगे, लेकिन उस घटने से पहले यहाँ C1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 का। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 - 2 0। तो यहाँ तो पहला देखो, पहले स्तंभ में हम चेंज करने क्या नहीं, हम खाली संक्रिया किस पर लागू कर रहे हैं, दूसरे स्तंभ पर। तो पहला स्तंभ वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 - 2 1 2, मतलब 2 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ 0। फिर वैसे ही 1 - 2 1 2, मतलब 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। तो वही संक्रिया हम राइट हैंड साइड तरफ फिर से लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला स्तंभ वैसे का वैसे ही रहेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ पहले स्तंभ में यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - 2 इंटू 0, 1 0 -2 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 -2 आ जाएगा। अब आगे हमें दूसरे स्तंभ में, ठीक है ना, हमें दूसरे स्तंभ में जो लास्ट वाला मान है -1, इसे किस में बदलना पड़ेगा, 1 में। विकर्ण के दूसरे मान को किस में बदलना पड़ेगा, +1 में। तो +1 यहाँ करने के लिए हम किस संक्रिया का यूज़ करेंगे, C2 में चेंज, C2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का। तो C1 तो नहीं बदलेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 1 1, C2 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ -1 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही, -1 के साथ होगा तो +1। समझ गए ना। तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना है कि दाएं तरफ हमें वापस दिए गए आव्यूह, जो दिया गया आव्यूह रहता है उसको किस में बदलने की कोशिश करते हैं, इकाई आव्यूह में। और इकाई आव्यूह में बदलने के लिए जो जो संक्रिया का यूज़ करना पड़ेगा हमें, उस संक्रिया का यूज़ करते जाते हैं जब तक कि वह इकाई आव्यूह में नहीं बदल जाए। और एक चीज़ और याद रखेंगे, यदि हम इस संक्रिया का यूज़ करते समय, यदि हम इस सभी संक्रिया का यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते समय किसी पंक्ति या फिर स्तंभ के सभी अवयव यदि क्या हो जाते हैं, 0, तो उस कंडीशन में सवाल आगे सॉल्व नहीं होता और हम क्या लिखते हैं कि दिया गया आव्यूह के व्युत्क्रमणीय का अस्तित्व नहीं है, अर्थात वह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देखिए हम जितने भी संक्रिया लगाए हैं, किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभ में पूरा मान 0 हुआ है क्या, नहीं हुआ है। इसलिए हम सवाल को आगे सॉल्व करते हैं इकाई आव्यूह में बदलते तक। ठीक है, और जैसे ही इकाई लेफ्ट हैंड साइड तरफ जैसे ही इकाई आव्यूह प्राप्त हो जाता है, हमें दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इकाई आव्यूह में बदलने के लिए यहाँ हमें 1 के नीचे एक मान 1 है, तो इसको 0 करने के लिए किस संक्रिया का यूज़ करेंगे, C1 में चेंज, C1 -C2। तो C1 के संगत अवयव को किससे माइनस करेंगे, C2 के संगत अवयव के साथ। तो क्या हो जाएगा, 1 - 0 1, 1 - 1 0,
और ये C2 में कोई भी संक्रिया नहीं लगाए तो ये 0 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब वही संक्रिया हमें राइट हैंड साइड तरफ लगाना है, तो क्या हो जाएगा 0 -1, सॉरी इधर ऊपर देखिए, हमने जो संक्रिया यहाँ C2 में चेंज -1 इंटू C2, मतलब C2 में -1 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ हमने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ 0 आया था और -1 का +1, किंतु यहाँ नहीं किया था, तो यहाँ भी करना ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ भी हम C2 में यहाँ भी -1 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा +2। ठीक है, अब यहाँ आगे का संक्रिया लगाएंगे। यहाँ हमने इस संक्रिया को लगा लिया, अब इसी संक्रिया को इस अवयव पर भी लागू करना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 -1, तो -1 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्योंकि 0 -1 कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +1 आया, और फिर 1 -2, तो 1 - 2 -1, और C2 में हमने चेंज नहीं किया तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, अतः A इनवर्स इक्वल टू कितना मिल गया हमें 1 -1 2। तो यही क्या है आंसर है। ठीक है, तो जैसे ही हमें लेफ्ट हैंड साइड तरफ इकाई अवयव प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो जैसे इकाई अवयव प्राप्त हो जाता है तो हमें राइट हैंड साइड तरफ दिए गए अवयव का व्युत्क्रम भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप दिए गए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, और यह सवाल आप 2 से 3 बार बनाएंगे तभी आपको समझ आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद। और आगे की क्लास में हम 3x3, अभी हमने 2x2 अवयव के लिए व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने सीखा। अब आगे के वीडियो में हम 3x3 अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।